नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल की चर्चा कर लें। कल हम लोगों ने गॉस प्रमेय पढ़ा था। आज हम उसी गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति देखेंगे। तो उससे पहले एक बार गॉस प्रमेय को रिवाइज कर लिया जाए। तो देखिए, गॉस प्रमेय आपके लिए क्या था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, गोला है ये, उसके अंदर कुल आवेश Q है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर Q/ε0। अच्छा, याद दिलवा दूं, फ्लक्स क्या होता था? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाता है। यानी कि इसके अंदर Q आवेश है, तो इससे कुल विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी? Q/ε0 गुना के बराबर। चलिए, आज का टॉपिक पहला रहेगा गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति हमें करना है। ये 12वीं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अपने रफ में लगाइएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक बंद गोलीय पृष्ठ यस है, ठीक है। ये आपका यस पृष्ठ है, ठीक है बच्चों। एक बंद गोलीय पृष्ठ यस है, ध्यान रखिएगा, ये वृत्तीय पृष्ठ नहीं है, गोली है, गेंद के समान एक बंद पृष्ठ है, ठीक ना। जिसका केंद्र O तथा इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। मान लीजिए इसके केंद्र पर हम या इसके अंदर कहीं भी +Q आवेश रख देते हैं, तब हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। और अगर ये फ्लक्स का मान Q/ε0 के बराबर आता है तो हमारी गॉस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फ्लक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? यहाँ देखिए, इस पूरे क्षेत्रफल को ना लेकर हम इसके पृष्ठ पर, इसके परिधि पर एक बिंदु P लेते हैं और P के आसपास एक अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना कर लेते हैं, ठीक ना। और आपको मालूम होगा कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर नॉर्मल डायरेक्शन में जाता है, तो इसका डायरेक्शन इसके लंबवत बाहर की ओर इस ds डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, एक चर्चा और कर लें कि चूंकि ये +Q आवेश है तो इससे विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी चारों दिशाएं में। तो इस गोले के सतह पर जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो त्रिज्या की दिशा में होगी, और त्रिज्या क्या होती है? परिधि पर लंब होती है। तो और दूसरा आपका क्षेत्रफल सदिश भी इसके बाहरी पृष्ठ पर लंब है, तो दोनों चूंकि लंब होंगे तो जिस डायरेक्शन में इसका ds होगा उसी डायरेक्शन में इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। परंतु अगर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर नियतांक यानी कि 1/4πε0 गुणे कुल आवेश Q है तो Q बटे, और यहाँ से O से P तक की दूरी R है तो बटे दूरी का वर्ग यानी कि R का स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये चित्र आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आप सुन लीजिए जल्दी से कि इसकी थ्योरी आप लोग कैसे लिखोगे। आप सबसे पहले यहाँ से चित्र बना लेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। माना कि एक बंद गोलीय पृष्ठ यस है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल r है। इसके केंद्र पर +Q आवेश रखा गया है, जिसके कारण इस गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई हमें ज्ञात करना है। इतना लिखने के बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज कर दोगे, फिर लिखोगे इसके लिए हम इसकी परिधि पर एक बिंदु P लेते हैं तथा इस P के आसपास एक अल्प क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं, ठीक है। तब केंद्र पर तब आगे, अब देखिए आगे आप लोग डेराइवेशन स्टार्ट कर दोगे इतना लिखने के बाद। तब केंद्र पर रखे +Q आवेश के कारण ds से लंबवत गुजरने वाला कुल फ्लक्स
किस चीज़ से? फ्लक्स की परिभाषा से। तो ध्यान करिए, फ्लक्स की परिभाषा में फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल हुआ करता था, यानी कि फाई बराबर EdS। तो चूंकि ये अल्प क्षेत्रफल है तो यहाँ से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स होगा, संपूर्ण फ्लक्स तो पूरे गोले से गुजरेगा, तो इस छोटे से क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स d फाई बराबर EdS cos थीटा हो जाएगा, फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। अब ध्यान करिएगा, जिस दिशा में आपका ds है उसी दिशा में आपका वेक्टर ए भी है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो इसीलिए थीटा बराबर हमने 0 डिग्री बता दिया है। तो आप जानते हो cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आप 1 रख दोगे तो d फाई बराबर आपका कितना आ जाएगा? EdS, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो पहले आपको चित्र में दिखाया जा चुका है। O पर रखे +Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब O से P तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी R। तो आपका फार्मूला क्या होता है? तीव्रता बराबर नियतांक 1/4 पाई स्लाइन 0 गुणे आवेश Q बटे दोनों के बीच की दूरी यानी R का स्क्वायर, यानी कि E बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से इस E का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इसीलिए लिखा गया समीकरण 2 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो E के जगह पर हम ये पूरा मान उठा के रख देंगे, बाकी पूरा उसी तरह से रहेगा। तो देखिए क्या आ गया है, d फाई बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R का स्क्वायर इंटू ds, समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, अब समीकरण थर्ड जो है आपका, ये जो अल्प क्षेत्रफल ds था उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, ठीक ना। पर हमें ज्ञात क्या करना है? पूरे के पूरे क्षेत्र यस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो इसीलिए लिखा गया है समीकरण 3 ds से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स है, तब गोले के संपूर्ण पृष्ठ यस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा चित्र में समझें तब अगला अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, अल्प विद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया था d फाई, इस छोटे से भाग पर्पल वाले भाग ds से गुजरने वाला। तो हमें कुल विद्युत फ्लक्स का ज्ञात करना है, तो हम एक काम करें, इस संपूर्ण गोले के पृष्ठ को इसी प्रकार इसी बराबर कई क्षेत्रफलों में यहाँ से यहाँ तक पूरा बांट लेते हैं, पूरी इसकी परिधि को, और सभी से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर सभी विद्युत फ्लक्सों का हम योग निकाल दें तो क्या इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो योग करने के दो तरीके हैं, या तो सभी को अलग अलग आप निकाल कर योग कर लो, या फिर जो एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स आया है उसका आप लोग इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर दो, तो भी आपका कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे समाकलन किया है, आसान पड़ेगा आपके लिए। तो दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन d फाई बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन। साइक्लिक इंटीग्रेशन क्यों किया गया? क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ है ना। साइक्लिक इंटीग्रेशन आप RHS का, यानी कि 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R स्क्वायर इंटू ds। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये तो नियतांक ही है और इस गोले के अंदर का कुल आवेश सदैव नियत बना रहेगा, तो ये भी नियत ही रहेगा आपका, और इसकी त्रिज्या भी हमेशा नियत रहेगी, तो ये भी क्या हो गया आपका R स्क्वायर भी नियत हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका नियतांक बन गया। तो ये सब बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर केवल क्या बचेगा? ds। तो इसीलिए आपका क्या आ गया? इंटीग्रेशन d फाई बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 Q बटे R स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है? x। ठीक है, यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन d फाई करने जाते हो तो इस सूत्र के आधार पर इसका मान फाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds निकालने जाते हो तो इस सूत्र के आधार पर इसका मान कितना आ जाएगा? यस। बाकी सब कुछ उसी प्रकार से उतार लेंगे। तो क्या आ गया आपके पास? फाई बराबर 1/4 पाई स्लाइन 0 जो कि पहले से उतर आया है, Q बटे R स्क्वायर वो भी पहले से था, इंटीग्रेशन ds का मान यस आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको मालूम है कोई भी गोला हो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर 4 पाई R स्क्वायर होता है।
तो इसीलिए अगले समीकरण में हम यस की जगह पर क्या रख दिए हैं, 4πr²। तो आपका अगला समीकरण क्या आ गया है, फाई बराबर 1/4π स्लाइन 0 Q/r² इंटू 4πr का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा और q का गुणा 1 में हो जाएगा, तो q एक कम q आ जाएगा। तो आपके पास शेष क्या बचेगा, Q/ε0। बाकी सभी कुछ कट गए हैं, तो इसीलिए फाई बराबर क्या आ गया आपका, Q/ε0। क्या यही गॉस प्रमेय है? बिल्कुल यही गॉस प्रमेय है। तो गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति हो गई ना। तो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे से आप लोग कई बार लगा के अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि पहला, यह किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है। जैसे हमने यहाँ पे गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति केवल गोलीय पृष्ठ के लिए की। अगर आपके पास कोई घनीय पृष्ठ हो, आयताकार बंद पृष्ठ हो, या कि कोई अनियमित आकार का बंद पृष्ठ हो, तो ये गॉस प्रमेय सभी के लिए सत्य होगा। कोई जरूरी नहीं है कि केवल गोले के लिए ही सत्य होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि गॉस प्रमेय किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। कई बच्चों के दिमाग में आया होगा, जैसे हम एक दिन पहले सवाल लगवाए थे कि एक समतल प्लेट रख दी गई है ना। तो मान लीजिए कि एक वर्गाकार समतल प्लेट है, इसके केंद्र पर हम +q आवेश रख दें, तो आपको लगेगा कि इससे भी गुजरने वाला कुल फ्लक्स Q/ε0 हो जाएगा गॉस प्रमेय से। पर नहीं बच्चों, इसी यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट क्या बताया है कि यह केवल बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। तो अगर वो पृष्ठ बंद हुआ तब तो गॉस प्रमेय आप अप्लाई कर दोगे Q/ε0। पर अगर वो पृष्ठ खुला हुआ, एक भी फलक खुला हुआ या कहीं से भी कुछ खुला हुआ, तब वहाँ पे गॉस प्रमेय आपकी लागू नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि यह केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। अगला है, यह पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों के कारण, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, आपको एक बंद पृष्ठ दे दिया गया है अगर, और उसके बाहर कहीं भी आवेश उपस्थित हो, अगर अंदर उपस्थित है तब तो आप कुल आवेश Q/ε0 करके गॉस प्रमेय की सहायता से निकाल लोगे कुल फ्लक्स। पर अगर वही आवेश आपको बाहर दे दिया गया है, तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव क्या होगा, 0। इसका कारण भी है। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आप एक कल्पना करिए, मैं आगे के उसमें कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपको इस चीज़ को भी समझाने की कोशिश करूंगा, पर यहाँ पे बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि कहीं पर एक +q आवेश रखा है और उससे कुछ दूरी पर एक आप घन के समान आकृति रख देते हो। ठीक है, तो उस +q आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और घन के एक पृष्ठ से, जो कि आवेश के सामने होगा, उससे विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाएंगी, है ना। जबकि उसके जस्ट विपरीत वाले फ्लक्स से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी। चाहिए तो आप लोग इसे चित्र बना के समझिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़। फिर से समझिए, एक +q आवेश रखा है, उसके कुछ दूरी पर एक घन के समान आकृति रखी गई है। तो इस घन के समान आकृति से जो आवेश के सामने पृष्ठ होगा, उससे विद्युत बल रेखाएं अंदर जाएंगी, जबकि सामने वाले पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर जाएंगी, है ना। अच्छा, बाकी जितने भी पृष्ठ होंगे वो सभी विद्युत बल रेखाओं के समांतर होंगे, तो उनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, 0। अब आइए बारी बारी से हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जाता है। तो जो आवेश के समीप वाला पृष्ठ होगा उसका भी क्षेत्रफल सदिश आवेश की ओर जाएगा, जबकि आवेश से दूर वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल सदिश आवेश की, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा में जाएगा, और पहले वाले का विद्युत बल रेखाओं के विपरीत दिशा में जाएगा, है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही होता है। तो पहले वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश परस्पर विपरीत दिशा में है। तो अगर इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फाई बराबर -E/ds। अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है, ठीक ना, तो -E/ds, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो अगर विद्युत क्षेत्र को आप धनात्मक लोगे तो क्षेत्रफल सदिश आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। समझ में आई बात। अच्छा, उसके जस्ट विपरीत वाले से देखने जाओ तो जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में आपका क्षेत्रफल सदिश है,
तो दोनों का मान धनात्मक लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका फाई बराबर सेकंड क्षेत्रफल से E इंटू डी एस। अब पहले वाले कारण माइनस ई डी एस है, दूसरे वाले कारण प्लस ई डी एस है, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर होगा। तो प्लस ई डी एस में माइनस ई डी एस आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए कहा गया है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स सदैव क्या होता है, 0। मैं अगले लेक्चर में इस चीज़ को भी आपको समझा दूंगा। अगर आप कर सकते हो तो अपने से इसको करने की कोशिश करिए, चित्र बना के, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट आप देखिए, के परावैद्युत वाले माध्यम के लिए गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि मान लीजिए एक बंद पृष्ठ के अंदर परावैद्युत के भरा हुआ है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए कुछ न्यूमेरिकल इससे संबंधित लगाते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसके अंदर 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे गए हैं। तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। तो अभी अभी जब हमने इसके गुण पढ़ रहे थे लास्ट में गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति के बाद, तो वहाँ पे आपको हम बताए थे कि पृष्ठ के अंदर कुल उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो इस पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, 2 आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दोनों के योग के बराबर होगा। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, 0। और गॉस प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान कितना है, 0। तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0। समझ में आई बात। चलिए एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं। आपको कहा गया है कि किसी भी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन पर कूलाम का है। इस विद्युत क्षेत्र में एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला रखा गया है। तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। तो फिर से वही बात, देखिए क्या अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश बड़ा सा रखा हुआ है और यहाँ पे आगे क्या है, कोई माइनस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, पर क्या गोले के अंदर कोई आवेश आपको दिख रहा है? तो इसीलिए हमने लिखा है कि गोले के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, क्यू बराबर 0। ठीक है ना। तो जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है तो क्यू बराबर 0 है, तो गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू का मान कितना है, 0, तो 0 रख दोगे तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0। इसीलिए कहा गया है कि अगर पृष्ठ के बाहर आवेश है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित जो भी शंका होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। और अगर आपके शंका या रिप्ले कुछ आता है तो ही मैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आपको और लगवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।